नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारी जो यहाँ पे चर्चा हम करेंगे वो जो सीटेट है उसमें जो साइकोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो बाल विकास है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 1 जो हमारा यहाँ पे रहेगा कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। सवाल दोबारा से पढ़िएगा कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक जो अपेक्षा है उसको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं। सही उत्तर जो यहाँ पे होगा वो होगा विकासात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विकास का जो प्रत्येक चरण होता है उसके लिए जो है सामाजिक अपेक्षा, सामाजिक जो अपेक्षा है उसको विकासात्मक कार्य कहा जाता है। और मुख्य विकासात्मक कार्य हम बात करें तो जैसे शारीरिक में जो है शारीरिक मोटर या संज्ञानात्मक कौशल हम जिसको कहते हैं, जिन्हें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो विकासात्मक कार्य यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर जो 2 रहेगा कि विकास विकास क्या होता है। देखो आगे जो आएगा कि शारीरिक के मध्य से बाहर की दिशा में होता है या नीचे से ऊपर की ओर होता है या एक आयामी है या वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन हमारा ए होगा। ये राइट उत्तर है कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में जो है वो विकास होता है। और इस विकास को जो है हम एक अन्य नाम भी दे सकते हैं जिसका नाम है अधोगामी। क्या कह सकते हैं हम इसे? अधोगामी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि शरीर के मध्य के भाग से जो बाहर की दिशा में जो होता है उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हमारा जो 3 रहेगा, कथन दिया गया है और उसका तर्क है नीचे। कथन है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है। संज्ञानात्मक विकास की बात है, मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से होता है। और फिर हम बात करें तो वह ठहर जाता है। ये कथन दिया गया है ए में। तो तर्क है आर के रूप में कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता। तो तर्क इसका दिया गया है, मतलब देखो ठहर जाता, विकास ठहर जाता है, इसका मतलब मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता। तो यहाँ पे देखो ए आर दोनों सही है, बिल्कुल ही दोनों ही यहाँ पे रहेगा, ऐसा नहीं है। ये भी सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। तो डी हमारा यहाँ पे राइट उत्तर है। अब यहाँ पे देखो बात ऐसी है कि संज्ञानात्मक विकास की हम बात, दोनों ही कथन गलत है, एक भी कथन इसमें सही नहीं है, दोनों ही ए और आर जो है वो दोनों ही कथन गलत है यहाँ पे। उसका कारण देखो क्या है। कारण देखिए मैं बताता हूँ कि संज्ञानात्मक विकास की हम बात करें तो ये शेषवावस्था से प्रारंभ होता है और जो है ये चलता है वयस्कावस्था तक जो है वो ये चलता है और लगातार चलता रहता है, इसमें रुकावट कहीं नहीं आती। यहाँ पर दोनों में गलत बात यही हो गई कि ठहर जाता है, बाल्यावस्था के बाद विकास नहीं ठहरता। यहाँ पर भी वही बात की गई है, नई चीज़ें नहीं सीख सकता। तो दोनों ही यहाँ पे जो है वो गलत बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। सवाल नंबर जो 4 रहेगा कि विद्यार्थियों का एक समूह है अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य कोई सा भी हो रियलिटी शो के दृश्य वो दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। जज भी बनी हुई है भाई, वो टिप्पणी कर रही है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इन चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा मीडिया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट उत्तर है। क्योंकि देखो लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाना है। और फिर मैं बात करूँ तो 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पे काम कर रही है, दूसरे बच्चों के नृत्य पे टिप्पणियां कर रही है। ये परिस्थितियां जो है वो एक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहाँ पे दर्शाती है। ठीक है, और वर्तमान में पता होगा कि मीडिया जो है बालकों के प्रत्येक क्षेत्र को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। आप कोई भी बच्चों का फील्ड देख लीजिए, वहाँ पे मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो शिक्षा के अंतर्गत भी जो है मीडिया का वर्तमान में मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चलिए आगे हम बात करें। सवाल नंबर 5 है हमारा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। जैसा क्रम आपने बताया वैसे के वैसे क्रम में बच्चे जो उसको कब से बोलना सीख जाते हैं, ये यहाँ पे सवाल है। अब उत्तर इसमें देखो, जो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं थी उनमें ये सारी अवस्थाएं दी गई हैं। तो कौन सी अवस्था इसमें राइट है? तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है
उसमें जो है बच्चों को आप वस्तुओं के बारे में, कर्म के बारे में, वस्तुओं का जो कर्म है उसके बारे में बताएंगे। उस कर्म के हिसाब से बच्चे जो है बोलना सीख जाते हैं। तो बालक में मूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था की मैं बात करूँ तो 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष जो है उसके मध्य की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रियों को जो है वो काम में लेता है और उनमें गति आने लगती है। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 है कि जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो कि मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत यानी शुद्ध और परिवर्तित करती है वो क्या कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार बताना एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को क्या करती है, परिष्कृत और परिवर्तित करती है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो संतुलीकरण रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। तो एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से परिष्कृत और परिवर्तित करने का काम जो है वो संतुलीकरण कहलाता है। और संतुलीकरण के माध्यम से देखो बच्चा जो होता है उसमें जो है स्थायी समझ उत्पन्न होती है। स्थायी जो समझ है उसका विकास होता है, वो जो है बढ़िया तरीके से विकसित होने लगती है संतुलीकरण के कारण। चलिए सवाल नंबर हमारा 7 है कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते हुए उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आद्य सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये किसका उदाहरण है। देखो दोबारा से सवाल को पढ़िएगा कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते हुए देखकर, बच्चों को समस्या मिली है उसका हल वो खोज रहे हैं और उसको संघर्ष कर रहे हैं, अध्यापिका वो देख रही है, उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आद्य सुलझे उदाहरण देती है। तो ये किस प्रकार का सिद्धांत जो है वो कहलाएगा, तो ये कहलाएगा जो है वो पार्ड का सिद्धांत। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, एक समस्या जो है वो बच्चों के सामने क्रिएट की जाती है, बच्चे उस समस्या का समाधान खोजते हैं और अध्यापिका जो है उन्हें सुलझे हुए उदाहरण वगैरह देती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो सिद्धांत है वो पाड़ का उदाहरण है। पाड़ एक क्या है, पाड़ एक है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो पाड़ एक शिक्षण विधि है। क्या है, पाड़ जो है वो एक शिक्षण विधि है जो एक छात्र को बाहरी सहायता की एक धीमी आवरण के माध्यम से जो है एक समस्या को हल करने और एक कार्य को करने या लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। भाई फिर से मैं बता दूं कि पाड़ एक शिक्षण विधि है जो एक छात्र को बाहरी सहायता उसको उपलब्ध करवाई जाती है और उस सहायता के माध्यम से वो क्या करता है, समस्या को हल करने का काम करता है। और ये बाहरी सहायता दी गई है यहाँ पे अध्यापिका के द्वारा। चलिए सवाल नंबर हमारा 8 रहेगा कि निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। सहयोगात्मक प्रक्रिया जो है वो कहने वाले कौन है यहाँ पे, वो है जो है वो लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की ने बालक के जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है भाषा, देखो संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना है। एक तो भाषा है और दूसरा क्या रहेगा, चिंतन रहेगा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने माना है। और छोटे बच्चों द्वारा भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता अपितु व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि, क्या है मुख्य आलोचना, 9 नंबर का सवाल है। तो मुख्य आलोचना है उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है, ये सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे गौण है ये बात जो है वो यहाँ पे इसकी आलोचना रहती है। और भौतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन यहाँ पे जो है वो कोहलबर्ग ने जो है प्रस्तुत किया है और 3 स्तर उसके बताए हैं, 6 अवस्थाओं में उसको बांटा है। ये बातें अपन बाद में करेंगे। तो 10वां हमारा जो सवाल रहेगा कि हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है, कौन सी जो है वो इसमें शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखो संगीतमय शामिल है, भाषाई उसमें शामिल है, शारीरिक गति संवेदी उसमें शामिल है, लेकिन व्यवहारिक उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट उत्तर रहेगा। तो व्यवहारिक बुद्धि जो है वो गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा, क्योंकि गार्डनर ने जो है वो दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन सा दिया था भाई, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। चलिए हमारा सवाल नंबर जो है यहाँ पे अगले सवाल पे चलते हैं। 11वां सवाल है कि इनमें से
इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? सवालों में जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करेंगे तो सवाल ये गलत होंगे। शिक्षण विधियाँ और ये सारे ऐसे ही होते हैं, साइकोलॉजी है अपनी। तो 4 ऑप्शन है, विविध स्पष्टीकरण है, रटकर याद करना या शब्द से पुनरावृत्ति है, पुरस्कार और दंड है, बार बार वेदन और अभ्यास है। तो यहाँ पे देखो, एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है विविध स्पष्टीकरण। तो विविध स्पष्टीकरण एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण माना जाता है। चलिए 12वां सवाल है कि बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? बहुभाषिकता के संबंध में पूछा है, कौन सा दृष्टिकोण जो है वो यहाँ पे सही लग रहा है? तो यहाँ पे देखिए, ये पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, गलत बात है। दूसरा है, स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है, ये भी गलत बात है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे, ये बिल्कुल सही है। तो अगला है कि शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी, उपेक्षा शब्द आ गया तो यहाँ पे तो ये गलत ही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 रहेगा कि वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए, पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उसके संदर्भ में, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही उत्तर देखो क्या होगा। 13वां हमारा सवाल है, एक बच्चे को इस प्रकार की क्रियाएं करते हुए देखते हैं, जो है अभिभावकों को वो देखता है, तो वो किसके संदर्भ में है? तो यहाँ पे देखिएगा कि कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो ऐसा ही होता है, माता पिता को उपकरण ठीक करते हुए या पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए देखते हैं, तो संभावना है कि कम ही संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। जेंडर रूढ़ियों बालकों के मन में जो है, स्त्री पुरुषों के मन में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल नंबर ए जो है 13वें का ए हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप मान के चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, लगभग परीक्षाओं में अभी आएगा, आगे जो अपनी 2023 वाली एग्ज़ाम होनी है उसमें भी ये सवाल 100% आएगा, नोट कर लीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपको बढ़िया से तैयार करना है। तो शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो देखो आकलन के यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, तो सही उत्तर आपको खोजना है। तो पहला है कि सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, पहली बात ही गलत है, ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, बिल्कुल सही बात है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी सही बात है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, बिल्कुल सही बात है। तो बी सी डी किस में है भाई? बी सी डी है अपने ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मान के चलिए 2020 वाली जो शिक्षा नीति है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आएंगे, 100% आएंगे। अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में सहायता करता है? गत्यात्मक जो मूल्यांकन है वो क्या समझने में सहायता करता है? तो यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन रहेगा कि बच्चों का बौद्धिक जो स्तर है उसको सुधारने में। दूसरा है समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद जो है वो यहाँ पे है। तीसरा है बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही राइट है, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो 3 नंबर इसमें सही रहेगा। थोड़ा गत्यात्मक मूल्यांकन बच्चा जो है उसके बारे में बता देता हूँ कि गत्यात्मक मूल्यांकन का जो तात्पर्य है वो ये होता है कि उन क्रियाओं पर क्या करना, नियंत्रण करना। क्रियाओं पर क्या करना, नियंत्रण करना जो है इसमें शामिल है, और जो शिशु को क्या करता है, परिवेश के साथ समायोजन में सहायता देता है। देखो बच्चा जिस इन्वायरमेंटल में ढल रहा है उस इन्वायरमेंटल में उसको समावेशित करे, उसके अंदर उसको ढाले। जैसे मैं बात करूं कि घुटने के बल चलना है, खड़ा होना है, पूर्णतः चलना है, आदि सारी बातें इसमें शामिल रहती हैं। चलिए सवाल नंबर 16 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? तो क्या करने से बचना चाहिए भाई? पहली बात है कि विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, सही बात है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए, ये भी सही बात है। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम हमेशा जो है वो छात्र केंद्रित यानी विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ना कि अध्यापक केंद्रित, ये गलत बात है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं देना चाहिए, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल है कि एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए?
क्या करोगे भाई? तो यहाँ पे देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग हम करेंगे, नहीं करेंगे। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकृत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं, नहीं करेंगे। सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे, नहीं करेंगे ऐसा भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल है कि एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित वो हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। तो यहाँ पे ये गुण निम्न में से किसके संकेत दे रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये संकेत दे रहे हैं अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है कि श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को, श्रवण में जो बाधिता है, सुनने में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उसके लिए जो है एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि उक्त वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। आगे देखते हैं। सांकेतिक भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, या ये वह गलत बात है। सहायक तकनीकों के उपयोग से बचना चाहिए, ये भी गलत बात है। जानकारी प्रकरण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पे उक्त वक्त बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि श्रवण बाधित, सुनने में बाधित वाले विद्यार्थी हैं, तो उनका चेहरा न देख पाए, उस स्थिति में ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 है कि ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःक्रिया विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती हैं? सवाल आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा सृजनात्मकता को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सृजनात्मकता है, जिसको हम रचनात्मकता भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूँ। 21वां सवाल है कि परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कम अंक पाने वाले को? कि विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए? नहीं। केवल व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए? नहीं। दंड देना चाहिए? नहीं। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए, ये बात सही है, सहायता उनको देनी चाहिए, हेल्प उनकी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 है कि कथन दिया गया है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है, ये बात सही है। अगला है कि तर्क दिया गया है कि अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो है ए यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जो आर है वो गलत है। आर क्या है? गलत है। अधिगम एक रेखीय तरीके से नहीं हो सकता। अधिगम जो है वो बहुरेखीय होता है, जो बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो चलता रहता है, अधिगम उसमें होता रहता है। तो एक कथन सही है, लेकिन उसका कारण जो है आर, जो वो यहाँ पे दिया गया है, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी जो है विद्यालयों में स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे, बिल्कुल सही बात है। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मकता के साथ साथ भावात्मकता क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए, जरूरी नहीं है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई पहले आता है, उसे निर्मित करते समय ये प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर भी आएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 24वें नंबर का सवाल है कि किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, क्या हमें नहीं करना है। तो रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों का व एक ही क्षेत्र में उपयोग करना चाहिए। विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों को रेखांकित करना, विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जित नहीं करें वही इनको। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? ऐसी कौन सी टेक्निक है जिस पर उसे बल देना चाहिए? तो वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। तो इसमें देखो, बालकों से जो है सृजनात्मक बुद्धि का विकास इसमें होता है, और बालक के बहुमुखी में बात करूँ, चहुमुखी या बहुमुखी जो भी है, विकास के लिए आवश्यक भी है, ये चीज़ें जरूरी भी हैं। चलिए सवाल नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, जो है सजा से बचना इसमें शामिल है,
अच्छा, उदाहरण नहीं है ये पूछा है। इनाम उसमें शामिल है, असफलता से डर उसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। तो रुचि द्वारा अभिप्रेरणा का उदाहरण जो है, रुचि नहीं है, सॉरी भाई, अभिप्रेरणा का रुचि जो है उदाहरण नहीं है, यही पूछा है इसमें। और देखो इसमें थोड़ा जो है थोड़ा इसके बारे में और भी हम जो है आगे डिटेल से बातें करेंगे, बढ़िया से इसको समझाएंगे भी। चलिए 27वें नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। कौन सा ऐसा भाव है जो अधिगम नहीं होने देगा, वो कौन सा है? देखो उत्सुकता उसमें शामिल है, कृतज्ञता है, जिज्ञासा है, निराशा उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक कक्षा में जल संप्रति पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह क्या करता है? घर के पास वाले नाले, गंदे नाले के पास में जाता है और उसका उदाहरण देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया है? भी गंदा पानी उसको दिखा देता है कि देखो रंगीन नहीं होता, रंग है इसमें। तो वहाँ पे क्या करना होगा उसको? तो वहाँ पर देखो इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, नकार कैसे सकते हो भाई? इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, ये भी नहीं कह सकते। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए, ये बात सही है इसमें। उसके जवाब को अपनाना है भाई, उसको नकारना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? संरचनात्मक उपागम किसकी महत्ता पर बल देता है? तो किसकी पर देता है? ये देता है सांस्कृतिक संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखो आडंबर मुक्त जो समाज है उसमें बच्चों में जो है वो स्वतंत्रता, मानसिक विकास, प्रगतिशील का जो है एक उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक जो संदर्भ है वो इससे जुड़ा हुआ है, बाकी सीधा ही जुड़ा हुआ है। प्रगतिशील समाज जो है वो संस्कृति का आधुनिक जो है पोषक भी माना जाता है। चलिए सवाल नंबर 30 है कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा, कब होगा? कब होगा भाई? ये होगा रूप में हो, या अधिगमकर्ता प्रदर्शित अभिप्रेरित हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से विप्रेरित हो, या जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर ए है कि ये संदर्भित रूप में होगा। किस रूप में होगा? संदर्भित रूप में। तो आज की हमारी ये क्लास जो है वो कैसी लगी आप सबको कमेंट करके जरूर बताइएगा। 30 सवाल हमने आज यहाँ पे शामिल किए हैं, पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सवाल आए हुए हैं, तो वो हमने यहाँ पे करवाया है। तो सवाल कैसे लगे कमेंट जरूर करना है। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि बिना कमेंट के जो है यहाँ पे हेल्प नहीं होती है। हेल्प करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा इसमें हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।